गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे और तेज बूंदें छप्पर पर गिरने की आवाज कर रही थी। सब लोग चुपचाप एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था। गांव में ये सब क्या हो रहा है? इस बारिश ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। और मत पूछो, एक तो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, ऊपर से लगातार बिजली कट रही है। बारिश आते ही बिजली कटना शुरू हो जाता है। मैं बिजली काटने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सुना है कालीदह के जंगल में परसों ही वहाँ एक आदमी की सिर कटी लाश मिली है। ये घटना क्या सही है? हाँ प्रधान बाबू, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कल रात फिर एक और सिर कटी लाश मिली है। सुना है वो लड़का पहले वाले मृतक का छोटा भाई था। भगवान जाने आज फिर किसकी लाश मिलती है। अरे शुभ बोल, ये कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। अरे भैया रिक्शा जरा तेज चलाओ। बारिश की झड़ी लगातार लगी हुई थी। विक्रम जैसे ही वहां पहुंचा, उसने सोचा कि ग्राम प्रधान बाबू को नमस्कार किए बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। विक्रम रिक्शे से उतरकर उनकी ओर बढ़ने लगा। नमस्कार काका बाबू। अरे विक्रम, नमस्कार नमस्कार। इतनी रात हो गई तुम्हें लौटने में? वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे सूखे और उदास दिखाई दे रहे थे। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। हर तरफ डर और चिंता का माहौल था। और मत पूछिए काका बाबू, ट्रेन काफी लेट कर दी। भगवान ने हमारी ऐसी परीक्षा क्यों ली है समझ नहीं आता। गांव में एक के बाद एक मौतें होती चली जा रही हैं। मौत तो एक दिन सबको स्वीकार करनी पड़ती है बेटा। सबको एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ता है। लेकिन हमारे गांव में एक के बाद एक ऐसी घटना हो रही है, ये बहुत ही डरावनी बात है। ठीक कह रहे हो विक्रम, लेकिन अब तुम यहाँ ज्यादा देर मत करो। काफी रात हो चुकी है। तुम्हें अभी कालीदह का जंगल पार करके घर भी पहुँचना है। जाओ जाओ, जल्दी निकलो। ठीक है काका बाबू, मैं चलता हूँ। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। बारिश की बूंदें लगातार टपक रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज और कहीं दूर से आती सियारों की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास तक नहीं हो रहा था। घर की बातें सोचकर विक्रम का मन और भी बेचैन हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था वो घर पहुंचकर सबको कैसे संभालेगा। देखते ही देखते कुछ देर बाद विक्रम कालीदह के जंगल के पास पहुंच गया। दिन के उजाले में भी ये जंगल काफी डरावना लगता था। और अब तो आधी रात का समय था। यही वो कालीदह का जंगल था जहां विक्रम के बड़े बाबा और काका की लाश मिली थी। पता नहीं विक्रम इस जंगल को सुरक्षित पार कर पाएगा या नहीं, लेकिन चाहे जो हो जाए विक्रम को इस जंगल को पार करना ही था, क्योंकि घर पहुंचने के बाद उसे अपने चाचा के अंतिम संस्कार की तैयारी भी करनी थी। दादा बाबू, आप यहीं उतर जाइए, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। रिक्शा चलने से पहले ही उसने विक्रम को बता दिया था कि वो कालीदह का जंगल पार नहीं करेगा। उसका कहना था कि यह जंगल बहुत खतरनाक है। कालीदह के जंगल से विक्रम के घर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। अब और विक्रम कर भी क्या सकता था। उसने रिक्शे वाले का किराया चुकाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे विक्रम जंगल के अंदर पहुंच रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक विक्रम की नजर दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी पर पड़ी। वो तुरंत समझ गया कि वो केशव काका की दुकान होगी। पिछले 30 सालों से केशव काका इसी जंगल के किनारे अपनी चाय की दुकान चला रहे थे। 2 गांवों को जोड़ने वाला ये एकमात्र रास्ता था जो कालीदह के जंगल से होकर गुजरता था। इसी वजह से हाट बाजार वाले दिनों में उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। लेकिन इतनी रात गए भी उनकी दुकान खुली मिलेगी ये विक्रम ने कभी नहीं सोचा था। उन्हें देखकर विक्रम के मन का डर थोड़ा कम हो गया। केशव काका बचपन से ही विक्रम को बहुत स्नेह करते थे। जब विक्रम छोटा था और दोस्तों के साथ उनकी दुकान पर चाय पीने आता था, तो वे विक्रम के हाथों में 2-2 लड्डू रख दिया करते थे। नमस्कार काका बाबू, कैसे हैं आप? दुकान का काम कैसा चल रहा है?
और आपकी तबीयत कैसी है? इस दुनिया में केशव काका का अपना कहने वाला कोई नहीं था। वे बिल्कुल अकेले इंसान थे। भूख लगती तो घर जाकर खाना बना लेते, कभी कभी तो दुकान में ही सो जाया करते थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका शरीर भी काफी कमजोर हो गया था। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने विक्रम की तरफ देखा। अरे बेटा, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? काका, आपका मन इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या बताऊं बेटा, चारों तरफ पूरे लोगों की भरमार हो गई है। दुकान का हाल भी अच्छा नहीं है, जिसे देखो वही उधार लेकर चला जाता है। काका, अब मुझे एक कप चाय मिल जाएगी? आपके हाथ की बनी गाढ़ी चाय मुझे बहुत याद आती है। लखनऊ में वैसी चाय कहीं नहीं मिलती, पता नहीं क्यों। उस समय उनकी आंखों को देखकर विक्रम को अजीब सा डर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम जिस केशव काका को जानता था, ये वही इंसान नहीं है। उनकी आंखें लाल थी, चेहरे पर गुस्से की एक अजीब परछाई दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद वे एक कप चाय देकर बोले, तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? तुम सुनोगे? हाँ काका, सुनाइए। करीब 89 दिन पहले मेरी दुकान पर एक आदमी आया था। एक चाय और एक पैकेट बिस्कुट लिया। उस आदमी ने चाय और बिस्कुट खाया, लेकिन पैसे दिए बिना ही जाने लगा। अरे ओ दादा, चाय के पैसे तो देते जाओ। क्या चाय के पैसे अभी देना जरूरी है? मैं ये गांव छोड़कर थोड़ी ना जा रहा हूँ। उधार खाते में लिख लो, बाद में दे दूंगा। हर कोई यही कहता है, बाद में दे दूंगा। उधार की कॉपी भर गई है, लेकिन तुमने एक पैसे भी वापस नहीं किए। पूरे 1 साल से तुम्हारा पैसा बाकी है। आज मैं तुम्हें उधार पर कुछ नहीं दूंगा। पहले मेरे पैसे दे दो, फिर जाना। केशव, तू बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है। बोला ना तेरे को खाते में लिख के रख, बाद में दे दूंगा। नहीं दादा, आज मुझे मेरे पैसे चाहिए। इतना सुनते ही बड़े बाबा का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने केशव काका को जोर से धक्का दे दिया। धक्का इतना तेज था कि वे उछल कर पास पड़ी एक ईंट पर जा गिरे। ईंट के कोने से उनके सर पर गहरी चोट लगी। बहुत खून बहने लगा। दर्द से वे बहुत ज्यादा तड़पने लगे। वे जमीन पर पड़े हुए थे और बड़े बाबा उनकी तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है और मौत मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। फिर क्या हुआ काका? विक्रम गौर से केशव काका के चेहरे की ओर देखा। उनका चेहरा पहले जैसा नहीं लग रहा था। उनकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। मुंह के किनारे से खून बह रहा था। उनका चेहरा देखकर विक्रम का खून जम गया। विक्रम पत्थर की तरह वहीं बैठा रह गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों में लोहे की जंजीर बांध दी हो। उस आदमी ने मुझे मार डाला, फिर किसी की नजर पड़ने से पहले मेरी लाश को इस जंगल के अंदर गहरे गड्ढे में दबाकर भाग गया। मेरी अतृप्त आत्मा बदले की आग में जलती रही। मैंने कसम खाई कि उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। और कल रात मैंने उसी आदमी के छोटे भाई का सिर काट कर उसे मार डाला। जिन लोगों की बात मैं कर रहा था वे कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे बड़े बाबा और तुम्हारे छोटे काका थे। और आज इस कालीदह के जंगल में घने अंधेरे में मैं तुम्हें मार कर अपना बदला पूरा करूंगा। ये सुनते ही विक्रम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो कांपती हुई आवाज में बोला, काका, लेकिन मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दीजिए, दया कीजिए। मेरे बड़े बाबा ने आपको जानबूझकर नहीं मारा था, और फिर आपने तो बड़े बाबा और छोटे काका दोनों को मारकर अपना बदला ले लिया है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप तो बचपन से मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरे पिता नहीं थे। आपने हमेशा मुझे अपने बेटे जैसा स्नेह दिया है। विक्रम की बातें सुनकर केशव काका के चेहरे का भाव बदलने लगा। उनका गुस्सा धीरे धीरे कम होता दिखाई दिया। कुछ क्षण बाद वे भीगी हुई आवाज में बोले,
विक्रम, तू अपने बड़े बाबा और छोटे काका जैसा नहीं है। तू बहुत अच्छा लड़का है। मैं तुझसे बहुत स्नेह करता था। इस रामपुर गांव में तू ही एकमात्र इंसान है जिसने मुझे हमेशा अपना समझा। तुझे मैं अपने बेटे जैसा मानता हूँ। तू जा बेटा, अपने घर चला जा और हमेशा सच्चाई और इंसानियत के रास्ते पर चलना। ये कहकर केशव काका का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। कुछ ही क्षणों में वे हवा में विलीन हो गए। चारों ओर फिर वही सन्नाटा छा गया। बस बारिश की बूंदें लगातार गिरती रहीं। दूर कहीं सियारों की आवाज सुनाई दे रही थी। विक्रम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन केशव काका कहीं दिखाई नहीं दिए। सबसे अजीब बात यह थी कि उनकी चाय की दुकान में अब कोई रोशनी नहीं जल रही थी, मानो वहां कभी कोई था ही नहीं। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और भीगते हुए धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। आज भी कालीदह के जंगल में केशव काका की चाय की दुकान बिल्कुल सही सलामत खड़ी है, लेकिन केशव काका वहां नहीं है। कई लोग कहते हैं कि बारिश भरी गहरी रात में जंगल से गुजरते समय कभी कभी उस दुकान में टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है, और अगर कोई रुक कर ध्यान से सुने तो ऐसा लगता है जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति उन्हें पुकार रहा हो।